फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। तेजस MK2 फर्स्ट फ्लाइट, आर्मी न्यू स्ट्राइक नेटवर्क, इंडिया क्लोज्ड पाकिस्तान एयर स्पेस। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और जर्मनी की $8 बिलियन की सबमरीन डील अंतिम रूप के बेहद करीब। अपने सभी लैंड बेस्ड स्ट्राइक एसेट्स को एक सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया एक नया इनिशिएटिव। 24 मई तक के लिए भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बंद। तेजस नागपुर पहले 24 मई तक। वाह, क्यों? उड़ान के बेहद करीब। और फॉर्मर आर्मी चीफ ने क्लियर किया जो उचित समझो वो करो वाले रिमार्क का असली मतलब। देखें क्या है ये सब। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी की विजिट के दौरान जर्मन फर्म थाइसन मरीन सिस्टम्स यानी कि TKMS की सबमरीन बिल्डिंग फैसिलिटी को भी विजिट किया है। और इस विजिट के दौरान उनके सामने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज और एडवांस नेवल कैपेबिलिटीज को शोकेस किया गया था। और ये विजिट उनको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि जो भारत है वो इस जर्मन फर्म TKMS के साथ भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I वाले प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के बेहद ही करीब है। और जिसके तहत ये जर्मन फर्म TKMS अपने भारतीय पार्टनर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ भारत में 6 एडवांस्ड AIP इक्विप्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स को बनाएगी जो कि भारतीय नौसेना की सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स को रिप्लेस करेगी। और ये पूरी परियोजना लगभग $8 बिलियन की होने वाली है। वाह। और वहीं इसके अलावा भारत और जर्मनी के बीच उभरते हुए डोमेन्स में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी साइन किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो रोड मैप है ये 2-वे स्ट्रीट है, यानी कि इसमें केवल जर्मनी के फर्म्स ही भारत में किसी कॉन्ट्रैक्ट का बिड नहीं कर सकती है बल्कि भारत की कंपनीज भी जर्मन मिलिट्री इक्विपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड कर पाएगी। अच्छी बात है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने एक ऐसे स्वदेशी नेटवर्क सेंट्रिक फायर कंट्रोल सिस्टम को विकसित करने की प्रोसेस को इनिशिएट किया है जिसके तहत भारतीय सेना के सभी लैंड बेस्ड स्ट्राइक एसेट्स को एक सिंगल इंटीग्रेटेड डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर एक साथ लाया जा सकेगा। यानी कि हमारी आर्टिलरी, रॉकेट्स, मिसाइल्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, इस तरह की सभी लैंड बेस्ड स्ट्राइक एसेट्स एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे। और ये जो नेटवर्क है ये पूरी स्ट्राइक साइकिल को ऑटोमेट करेगा, यानी कि टारगेट को डिटेक्ट करने से लेकर प्लानिंग, फायरिंग और डैमेज का असेसमेंट ये सब ऑटोमेट होगा। और इसे रियल टाइम बैटलफील्ड रिस्पांस में जो डिलेज है वो और कम हो सकेंगे। और ये नेटवर्क सिस्टम LVCCS के नाम से जाना जाएगा, यानी कि लैंड वेक्टर्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और इसका प्रमुख उद्देश्य है रियल टाइम बैटलफील्ड इंटीग्रेशन में जो क्रिटिकल गैप्स है उनको भी फिल करना। बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि DGIS ने RFI ऑलरेडी जारी कर दी है। और सभी लैंड बेस्ड स्ट्राइक एसेट्स को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये सिस्टम एक डिजिटल बैकबोन की तरह डिजाइन किया जाएगा। और इस तरह के सिस्टम को बनाने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि अभी वर्तमान समय में जिस तरह का सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेगमेंटेड और मैनुअल है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स और ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल रहता है। जो हमारे सर्विलियंस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के टूल्स हैं तो वो फायरिंग यूनिट्स के साथ फुली इंटीग्रेटेड नहीं है और जिससे युद्ध भूमि में जो रिस्पांस टाइम है वो थोड़ा कम होता है। यानी अभी का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे कि मान लीजिए युद्ध भूमि में आपने दुश्मन ड्रोन को स्पॉट किया, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी कमांड सेंटर के पास। जो ऑफिसर्स है वो उस टारगेट को एनालाइज करेंगे और उसके बेस पे उस पर डिसाइड तब तक ड्रोन पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा करेंगे कि क्या करना है। फिर उसके बाद वो जो ऑर्डर्स मैनुअली पास किए जाएंगे आर्टिलरी यूनिट्स को या यूं कहें स्ट्राइक यूनिट्स को, और फिर तब जाकर जो गन्स है वो उस टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए फायर करेंगे। यानी कि इस पूरी प्रोसेस में मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल स्टेप्स है और उससे टाइम डिले हो रहा है। और नया नेटवर्क सिस्टम इसी डिले को कम करेगा। वेरी गुड। क्योंकि इस सारे एसेट्स को एक साथ इंटीग्रेट करेगा जिससे पूरी प्रोसेस और तेज हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। पहलगाम हमले के बाद से जो भारत ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए अपने पूरे एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाया था तो भारत ने अब इस प्रतिबंध को 24 मई तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। पूरा टाइम के लिए एक्सटेंड ही रखो। और इसके लिए नोटिस टू एयरमैन जारी करके बताया गया है कि भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तान के सभी तरह के एयरक्राफ्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अभी तक बंद था ना पाकिस्तान के, क्या अभी तक कोई भी नहीं जा रहा था? बताना भाई, मुझे तो यही लग रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि जापान ने 3 प्रिंसिपल्स ऑन ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में संशोधन किया है। और जिसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि जापान ने उस रूल को बदल दिया है जिसके तहत अभी तक दूसरे कंट्रीज के लिए जापान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन्स की शेयरिंग और सेल प्रतिबंधित थी और उन कंट्रीज से भारत भी आता था। लेकिन तो इस रूल में बदलाव किए गए और अब जापान भारत को भी मिसाइल्स, वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और ऐसी कई एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज शेयर कर सकता है। हालांकि अभी भी कुछ चीजों शेयर कर सकता है, मतलब बेच सकता है, राइट? रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं जैसे कि एक्टिव वॉर जोन में
और रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के इस स्ट्रिक्ट रूल की वजह से भारत और जापान के बीच भी कई ऐसी डिफेंस डील थी जो कि अटकी हुई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव की वजह से एयरक्राफ्ट इंजन्स, शिप बिल्डिंग, नेवल टेक, एमपीवीएस एयरक्राफ्ट और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देशों के बीच संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जाएगा। वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई हम भी बेच के कमाई करें, आगे बढ़ें, अपने उस पैसे से और यूएसए पे बनाएंगे। डिपेंड नहीं रह सकते, सब लोग जाग रहे हैं। सब अब जाके यही कह रहे हैं कि हम भी बनाएंगे, हम भी बेचेंगे, हम भी करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजीज को खरीदने से लेकर उनका कोर डेवलपमेंट ये भी शामिल है। और भारत ने भी जापान के इस कदम का स्वागत किया है। कल 22 अप्रैल को बलूचिस्तान में स्थित पाकिस्तान की नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड की दारिकवान साइट पर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया और इस इंसिडेंट की पुष्टि कंपनी के द्वारा भी की गई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट है। और अभी यहाँ भी रिफाइनरी पे अटैक हो गया, इंडिया में भी हुआ था जो मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले थे, यहाँ पे भी हो गया। ये हो क्या रहा है? इनके तो लोग आए थे, हमारे में लोग नहीं थे। हाँ, हमारे में तो लोग नहीं थे, इनके में तो वो कह रहे हैं हाँ ये डिफरेंस है। हमारे में अच्छा, तो और यूएस, हमने वीडियो की थी इस न्यूज़ पे, वही बंदा जो है उसने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि पता नहीं क्या चल रहा है। फिर मैंने जाके रिसर्च किया यूएसए का कि भैया यूएसए में जो लास्ट में अभी हुई हैं उसमें कोई ऐसा है जिसमें शक हो रहा हो कि कोई ऐसी साजिश हो रही है, तो उसमें से एक जो था उसमें बताया गया कि नहीं, उसमें कुछ मैल फंक्शन टाइप कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, और जो भी लेटेस्ट है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, पर उसमें भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा है। तो एम ही मिर्च मसाला लगाने के लिए लोग वीडियोस बना देते हैं, जिसका न्यूज भी नहीं होनी चाहिए उसकी ऐसे बड़ा चढ़ा के न्यूज बना देंगे, वर्ल्ड में ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी तक यूएसए का जो मैंने पार्ट देखा उसमें कुछ ऐसा नहीं आया, और ना वो उस एंगल से सोच रहे हैं, अभी ऐसे लग रहा है। हमले की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है, और जिस साइट पर हमला हुआ है तो मुख्य रूप से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, एनर्जी और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और रिपोर्ट्स में बलोचिस्तान के लोगों ने किया होगा मुताबिक इस हमले की वजह से इस साइट के जो ऑपरेशंस हैं तो वो भी रुके थे। बाकी एक और अपडेट है कि जिस तरह से अमेरिका ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में बुरी तरह से फंसा हुआ है और वो चाहकर भी इससे निकल नहीं पा रहा है, तो इन सब के बीच यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से अब कुछ नए रिमार्क देखने को मिले, और जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस और ट्रेड इम्बैलेंसेस को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि भारत और चीन जैसे देश बहुत ही डर्टी हैं, उनके इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत ही खराब हैं, और भारत और चीन के लिए हेल होल जैसे टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। और बाकी इस तरह के रिमार्क पर फिलहाल भारत की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान, ये बड़ा शॉकिंग है कि हेल होल बोला और इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। पहले तक अगर ऐसा बोला है, पहले तो हम चेक करेंगे क्या बोला था, पर अगर ऐसा बोला है, हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्या बोला, क्योंकि पिछली बारी भी कुछ ऐसा था जिसको इतना टेढ़ा मेढ़ा करके सारी दुनिया में वो न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो पहले ये देखेंगे कि किस क्या बोला, किसको हेल होल बोला, कैसे बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में था और कहाँ बोला। पहले तो वो वीडियो देखें जहाँ पे उसने बोला है, और उसके बाद अगर बोला है तो इंडिया ने क्या जवाब दिया उसका। अगर वो बात कर रहे हैं कि गंदगी की, अगर कोई जाता है कैमरा लेके कहीं पर भी सिटीज़ में और ऐसा लगता है, ऐसे पूरा स्कैन करता है, कहीं गन नहीं नज़र आता, देन यू आर फाइन। अगर गन नज़र आता है तो उसको इम्प्रूव करिए, जिससे कोई बंदा आए कहीं पर भी करे, दे शुड बी नो गन एट ऑल एनीवेयर। तो गंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था हेल होल, पता नहीं, देखना पड़ेगा हमें, चेक करेंगे आज की न्यूज़ में कि कहाँ बोला है। अपने अपने ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें जहां एक तरफ यूएस मिलिट्री ने ईरान से जुड़े हुए एक और ऑयल टैंकर को सीज किया है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंटेनर वेसल्स को कैप्चर करने वाली कुछ फुटेज रिलीज करी है। और पेंटागन के असेसमेंट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने जो माइंस बिछाई हैं उनको पूरी तरह से क्लियर करने में लगभग 6 महीने तक का समय लगेगा, और जिस वजह से ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़े रहेंगे। आप सभी को ध्यान होगा कि कुछ समय पहले भारतीय सेना के फॉर्मर चीफ जनरल MM नरवणे रिटायर्ड, तो उनके एक अनपब्लिश्ड मेमोर को लेकर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि विशेष रूप से 2020 के भारत चीन बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर थी। और भारत की अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में भारतीय सेना के फॉर्मर चीफ की इसी अनपब्लिश्ड बुक के कुछ प्रमुख हिस्सों अनपब्लिश्ड बुक तो उनके पास कहाँ से आ गई जब अनपब्लिश्ड के बारे में बात करी थी, और फिर अनपब्लिश्ड कैसे हुई फिर लगाए गए थे कि कैसे 2020 में भारत चीन के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के दौरान जो भारत सरकार का डिसीजन मेकिंग था वो बहुत ही स्लो था और अनक्लियर था, क्योंकि इसमें भारतीय रक्षा मंत्री एक लाइन थी जिसमें उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख को कहा था कि जो उचित समझो वो करो, लेकिन इस लाइन को गलत तरीके से लिया जा रहा था। तो अब इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, जिनके अनपब्लिश्ड बुक को लेकर एक कंट्रोवर्सी की गई थी, तो उन्होंने इसको अनपब्लिश्ड बुक इसके पास कहाँ से आ गई फिर अच्छे से डिकोड किया है, विशेष रूप से उस लाइन को जिसमें कहा गया था जो उचित समझो वो करो। और फॉर्मर आर्मी चीफ का कहना है कि ये जो रिमार्क था ये दर्शाता है कि कैसे भारत सरकार का इंडियन आर्म फोर्सेस पर पूरा विश्वास। हाँ एग्जैक्टली, जो उचित समझो करो, मतलब जो तुमको ठीक लगेगा तुम करो, आके परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अपने एक्शंस करो जल्दी जल्दी।
और उसने कहना है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और जो उचित समझो वो करो वाले रिमार्क का सीधा सा मतलब यही था कि इंडियन आर्म फोर्सेस को भारत सरकार ने पूरे विश्वास के साथ फ्री हैंड दिया था वही। कि ग्राउंड पे सिचुएशन है उस पर अपनी तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। उनको एक्चुअली में तकलीफ है ना कि वो तो देते नहीं थे, वो तो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को डिमीन करते हैं, तो उनके एजेंडा में तो ये हो नहीं होता ना, तो उनको तकलीफ हो रही है। और बस शर्म ही नहीं आ रही क्या क्या करते हैं अपने देश में बैठे हुए। पर हर दुनिया में ऐसे ही है, ऑपोजिशन होती गंदी है। कि बेसिकली ये दिखाता है कि कैसे भारत सरकार का अपनी आर्मी पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यूएस प्रेसिडेंट के भारत को जो हेल होल कहा गया था उस वाले रिमार्क पर यूएस एम्बेसी के प्रवक्ता की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है तो उनका ये कहना है कि भारत एक बहुत ही ग्रेट कंट्री है और उनके सबसे टॉप के फ्रेंड्स में वो आती है। खैर ये भी बड़ा अजीब सा तरीका है अपनी गलती को कवर अप करने का। और उन्होंने बोला ही नहीं होना, कुछ और होगा जब ऐसी बात हो रही है। वो ट्रम्प क्या सीधा बोला है कि इंडिया इज अ हेल होल कंट्री? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे बोलेगा। और अगर बोला है तो क्यों बोला है, ऐसा क्या हुआ, आपको वो भी कंटेक्स्ट देखो, समझना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी साइड में कुछ कमी है तो सही करना पड़ेगा। पता नहीं। अगर तो ये उसकी बात है कि कूड़ा बड़ा है तो कूड़े को सॉल्व करिए। अगर कूड़ा तो है इंडिया में, अगर उसकी वजह से बोला तो है, गंदगी तो है। आप कहीं पे भी जाओ वहां पे कूड़ा सड़कों पे हर जगह दिखता है। और मैं बोलती भी हूँ कि उससे कोई बाहर वाला आएगा तो क्या इज्जत रहेगी देश की। तेजस मार्क 2 है वो अपनी पहली उड़ान के बेहद ही करीब है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके टैक्सी ट्रायल्स जल्दी शुरू किए जाएंगे और फिर उसके बाद इसकी पहली उड़ान कंडक्ट होगी। तो काफ़ी सारी न्यूज़ आई हैं इसमें, देखी है, सुनी हमने। और एक तो वो एयर स्पेस जो पाकिस्तान के लिए बंद है, ये बताना एयर स्पेस का तब से बंद है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही बंद है कि बीच में खोल दी थी फिर बंद कर दी? और अगर बंद है तो सारे पाकिस्तान के हर एक जो प्लेन होता है उसको बंद किया हुआ है, जो मतलब उनके जो आते हैं नॉर्मल जो पब्लिक को लेके जाने वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको भी बंद किया हुआ है कि नहीं? और तो परमानेंटली बंद रखना ही चाहिए पाकिस्तान के साथ, देयर इज़ नो रीज़न। दूसरा जो वो हेल होल की बात कर रहे हैं वो अब देखेंगे हम कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कई हैं न्यूज़ चैनल्स जो हर चीज़ को ट्विस्ट करके मसाला बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने तो बता दिया, इन्होंने तो ठीक दिया है, जितना पता है उतना ही बताया है। तो कि हेल होल बोला और उसके बाद एम्बेसडर की कोई आंसर आया है, तो पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ, क्या है, किस वजह से बोला गया, क्यों बोला गया, कहाँ बोला ट्रंप ने, पहले वो जाके वीडियो सुनेंगे कि भैया क्या बोला। ठीक है ना? तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।